प्राचीन भारत में राज्य का विचार मतलब ये आइडिया आया कहाँ से? क्या राजा को देवताओं ने भेजा था या ये लोगों और शासक के बीच एक तरह का सौदा था? आज हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत है प्राचीन भारतीय राजनीति पर, एकेडमिक नोट्स और कुछ यूट्यूब लेक्चर्स। और हमारा काम है इन सब जानकारियों को जोड़कर ये समझना कि हजारों साल पहले शासन की ये मशीनरी आखिर चलती कैसे थी। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। और ये वाकई कमाल की गुत्थी है। ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि शासन का जो विचार है वो कैसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप विकसित हुआ। ये कहानी शुरू होती है छोटी छोटी कबीलाई सभाओं से और पहुंचती है मौर्य जैसे एक विशाल साम्राज्य तक। तो ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, ये आइडियाज के विकास की कहानी है। स्रोतों की शुरुआत ही वैदिक काल की दो दिलचस्प संस्थाओं से होती है, सभा और समिति। जब मैं ये शब्द सुनती हूँ तो मेरे दिमाग में एक पार्लियामेंट जैसी तस्वीर बनती है। क्या ये वाकई वैसी कोई लोकतांत्रिक संस्थाएं थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पार्लियामेंट कहना शायद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन वो निश्चित रूप से सिर्फ राजा के दरबार नहीं थे। समिति एक बड़ी सभा थी, मतलब जिसमें कबीले के आम लोग शामिल होते थे, और सभा एक छोटी, ज्यादा चुनिंदा परिषद थी, कह सकते हैं बड़े बुजुर्गों की। अच्छा। और राजा को कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले इनसे सलाह मशवरा करना पड़ता था। तो हाँ, ये एक तरह से परामर्श पर आधारित शासन का शुरुआती मॉडल था। मतलब राजा अपनी मनमानी नहीं कर सकता था, उसे लोगों की राय का सम्मान करना पड़ता था। बिल्कुल। और यहीं से एक बहुत बड़ा बदलाव आता है जो इन स्रोतों में बहुत अच्छे से समझाया गया है। हम जन से जनपद की तरफ बढ़ते हैं। जन से जनपद? हाँ, जन का मतलब था एक कबीला जो खून के रिश्ते पर आधारित था, लेकिन जनपद इसका मतलब है जहां जन ने अपना पैर रखा। अच्छा, यानी कि इलाका। हाँ, एक निश्चित इलाका और वहां रहने वाले लोग। तो पहचान अब सिर्फ वंश से नहीं, जमीन से जुड़ गई थी, और ये भारतीय राजनीति में एक क्षेत्रीय पहचान का जन्म था। ठीक है, तो लोग एक जगह बस गए, इलाके बन गए, लेकिन फिर एक व्यवस्थित राज्य की जरूरत ही क्यों पड़ी? आखिर क्या गड़बड़ थी कि एक राजा या सरकार बनाने की नौबत आ गई? यहीं पर हमारे स्रोत तीन बहुत ही अलग अलग और कह सकते हैं दिलचस्प कहानियां सुनाते हैं। पहली कहानी आती है ब्राह्मणवादी ग्रंथों से, जैसे महाभारत और मनुस्मृति। वो कहते हैं कि एक समय ऐसा आया जब समाज में मत्स्य न्याय फैल गया। मत्स्य न्याय? ये तो सुनने में मतलब मछलियों का न्याय। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है जंगल का कानून। जैसे समुद्र में बड़ी मछली बिना किसी रोक टोक के छोटी मछली को खा जाती है जी, वैसे वैसे ही समाज में ताकतवर लोग कमजोरों पर अत्याचार करने लगे थे। हर तरफ अराजकता थी, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला माहौल था। इस स्थिति से तंग आकर ऐसा कहा जाता है कि देवताओं ने हस्तक्षेप किया और व्यवस्था बनाने के लिए एक राजा बनाया। अच्छा, तो इस नजरिए से राजा ईश्वर का भेजा हुआ प्रतिनिधि है, उसका अधिकार दैवीय है और उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। ये तो शासक को बहुत ज्यादा शक्ति दे देता है। हाँ, ये राजा को एक डिवाइन लेजिटिमेसी देता है। लेकिन बौद्ध ग्रंथ जैसे दीर्घ निकाय एक पूरी तरह से अलग तस्वीर पेश करते हैं। वो किसी दैवीय हस्तक्षेप की बात नहीं करते। उनकी कहानी में लोग ही इस अराजकता से परेशान हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? देवताओं से प्रार्थना? नहीं, वे आपस में एक समझौता करते हैं, एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। वो सोचते हैं कि भाई, इस रोज रोज के लड़ाई झगड़े से तो अच्छा है कि हम अपने में से ही किसी एक सबसे योग्य व्यक्ति को अपना नेता चुन लें। अच्छा। वे उसे महासम्मत यानी महान निर्वाचित का पद देते हैं और वादा करते हैं कि हम सब अपनी फसल का एक हिस्सा तुम्हें टैक्स के रूप में देंगे और बदले में तुम हमारी रक्षा करोगे और समाज में व्यवस्था बनाए रखोगे। ये तो एक क्रांतिकारी विचार है। मतलब यहाँ शक्ति ऊपर से, देवताओं से नहीं बल्कि नीचे से, लोगों की सहमति से आ रही है। तो अगर शासक अपना काम ठीक से ना करे तो सैद्धांतिक रूप से लोग उसे हटा भी सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से हाँ, बिल्कुल। ये शासन को एक सेवा के रूप में देखता है, ना कि एक अधिकार के रूप में। और फिर एक तीसरा सिद्धांत भी है जो कहता है कि राज्य ना तो भगवान ने बनाया, ना ही किसी समझौते से बना। ये धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ। जैसे जैसे समाज जटिल होता गया, परिवार से कुल, कुल से जनजाति, और फिर कई जनजातियां मिलकर एक छोटे राज्य के रूप में संगठित हो गई। एक धीमी ऑर्गेनिक प्रक्रिया। तो हमारे पास तीन मॉडल हैं, एक दैवीय, एक लगभग लोकतांत्रिक और एक प्राकृतिक विकास का। बहुत दिलचस्प। तो चलिए मान लेते हैं कि राजा बन गया। अब वो अपनी शक्ति को स्थापित कैसे करता था?
क्या सिर्फ गद्दी पे बैठ जाना काफी था? बिल्कुल नहीं। राजा की शक्ति को वैधता देना, उसे लेजिटिमाइज करना बहुत जरूरी था। और इसके लिए बड़े बड़े राज्याभिषेक समारोह होते थे, जैसे राजसूय या अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, हाँ, इसके बारे में तो सुना है। ये सिर्फ राजनीतिक जलसे नहीं थे, ये विशाल ब्रह्मांडीय अनुष्ठान थे। अश्वमेध यज्ञ में तो राजा एक घोड़े को पूरे साम्राज्य में घूमने के लिए छोड़ देता था, और जिस भी इलाके से वो घोड़ा बिना किसी चुनौती के गुजर जाता, वो इलाका उस राजा के अधीन मान लिया जाता था। इन यज्ञों के जरिए राजा ये दिखाता था कि उसे ना सिर्फ प्रजा का बल्कि देवताओं का भी समर्थन हासिल है। यानी ये इत्तेफाक पावर प्ले था जो धर्म और अनुष्ठान के पर्दे में किया जाता था। लेकिन एक बार सत्ता स्थापित हो गई तो रोजमर्रा का शासन कैसे चलता था? क्या राजा सब कुछ अकेले ही करता था? असंभव। एक विशाल साम्राज्य को चलाना एक बहुत जटिल काम है, और यहीं पर कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक बहुत ही व्यवस्थित ब्लूप्रिंट देता है, जिसे सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि राज्य एक जीवित शरीर की तरह है, जिसके 7 जरूरी अंग या प्रकृति हैं। अगर एक भी अंग कमजोर हो तो पूरा राज्य बीमार पड़ सकता है। 7 अंग, ये तो बहुत व्यवस्थित लगता है। मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि वो 7 अंग क्या थे। क्या हम एक एक करके उन्हें समझ सकते हैं? जरूर। पहला और सबसे जरूरी अंग है स्वामी, यानी शासक या राजा। वो शरीर के सिर की तरह है, जो सोचता है, दिशा देता है और अंतिम निर्णय लेता है। ठीक है, तो राजा सिर है, लेकिन एक सिर बिना आंखों और कानों के तो कुछ नहीं कर सकता। तो दूसरा अंग क्या है? बहुत सही कहा आपने। दूसरा अंग है अमात्य, यानी मंत्री, सलाहकार और बड़े अधिकारी। ये राज्य की आंखें और कान हैं। वे प्रशासन चलाते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं और राजा को सही सलाह देते हैं। एक अच्छा राजा वही है जिसके पास योग्य मंत्री हों। तो हमारे पास एक सिर, राजा, और आंखें कान, मंत्री हो गए। अब इस शरीर को खड़े होने के लिए जमीन चाहिए होगी। बिल्कुल। तीसरा अंग है जनपद, जिसमें 2 शब्द हैं, जन और पद, यानी लोग और जमीन। ये राज्य के पैर और जांघों की तरह है, जिस पर पूरा ढांचा टिका होता है। उपजाऊ जमीन और निष्ठावान प्रजा के बिना राज्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, और इन लोगों और जमीन की रक्षा भी करनी होगी। तो क्या अगला अंग सुरक्षा से जुड़ा है? हाँ। चौथा अंग है दुर्ग, यानी किला या मजबूत राजधानी। ये राज्य की बाहें हैं जो रक्षा करती हैं। एक सुरक्षित, अभेद्य राजधानी राज्य की शक्ति और स्थिरता का प्रतीक थी। ये सब तो ठीक है, लेकिन इन सब चीजों को चलाने के लिए सेना, अधिकारी, किले, पैसा कहाँ से आएगा? आप सीधे 5वें और शायद सबसे व्यावहारिक अंग पर आ गईं, कोष यानी खजाना। कौटिल्य कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम सब कुछ खजाने पर ही निर्भर करता है। ये राज्य की जीवन रेखा है। एक भरे हुए खजाने के बिना ना तो सेना रखी जा सकती है और ना ही जन कल्याण के काम किए जा सकते हैं। और सेना का क्या? खजाने से ही तो सेना को तनख्वाह मिलेगी। सही। छठा अंग है दंड, जिसका मतलब सिर्फ सजा देना नहीं है। इसका व्यापक अर्थ है सेना और न्यायपालिका। ये राज्य का कह सकते हैं मस्तिष्क है, जो बाहरी दुश्मनों से बचाता है और अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखता है। तो हमारे पास राजा, मंत्री, जमीन, लोग, किला, खजाना और सेना हो गई। 6 अंग हो गए। 7वां क्या है? क्या राज्य अपने आप में पूरा है? नहीं, और यही कौटिल्य की दूरदर्शिता है। 7वां अंग है मित्र, यानी सहयोगी और मित्र राष्ट्र। आज की भाषा में कहें तो विदेश नीति और गठबंधन। कौटिल्य जानते थे कि कोई भी राज्य अकेला नहीं रह सकता, मुश्किल समय में दोस्त ही काम आते हैं। ये दिलचस्प है, लेकिन क्या राजा वाकई इन 7 अंगों को बराबर मानता था, या अंत में स्वामी यानी राजा की इच्छा ही सब पर भारी पड़ती थी? ये एक शानदार सवाल है। सैद्धांतिक रूप से ये सभी अंग एक दूसरे पर निर्भर थे। एक कमजोर खजाने वाला राजा शक्तिशाली सेना नहीं रख सकता, बिना योग्य मंत्रियों के राजा सही फैसले नहीं ले सकता। लेकिन व्यवहार में जाहिर है राजा की इच्छा और व्यक्तित्व का बहुत बड़ा प्रभाव होता था। फिर भी यह सिद्धांत दिखाता है कि शासन को एक व्यक्ति की सनक के तौर पर नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित प्रणाली के रूप में देखा जा रहा था। और मौर्य साम्राज्य इसी सप्तांग संरचना का एक जीता जागता उदाहरण है। ठीक है, तो ये सुव्यवस्थित राज्य रूपी शरीर, इसे चलाने के लिए ईंधन की जरूरत थी। आपने कोष या खजाने का जिक्र किया, ये भरता कैसे था? मतलब राज्य की कमाई का जरिया क्या था? मुख्य जरिया था भू राजस्व, यानी जमीन पर लगने वाला टैक्स। मौर्य साम्राज्य का उदाहरण इन स्रोतों में दिया गया है, जो एक बहुत ही कुशल टैक्स कलेक्शन मशीन की तरह था। उपज का एक तय हिस्सा
आमतौर पर छठा हिस्सा राजा को देना पड़ता था। लेकिन सिर्फ यही नहीं, व्यापार पर, खदानों पर, जंगलों से मिलने वाले उत्पादों पर, यहां तक कि कारीगरों पर भी टैक्स लगता था। तो क्या इसका मतलब ये है कि सारी संपत्ति राजा की ही मानी जाती थी? नहीं, ऐसा नहीं था। निजी संपत्ति की अवधारणा मौजूद थी। लोग जमीन खरीद बेच सकते थे। और एक बहुत ही दिलचस्प बात जो स्रोतों में मिलती है वो है स्त्री धन का जिक्र। ये महिलाओं का एक विशेष संपत्ति अधिकार था। स्त्री धन ये क्या था? ये वो संपत्ति या उपहार होते थे जो एक महिला को शादी के समय अपने परिवार या पति के परिवार से मिलते थे, जैसे गहने, कपड़े या कोई और चीज। इस संपत्ति पर सिर्फ और सिर्फ उसी महिला का अधिकार होता था। उसका पति भी उसकी इजाजत के बिना उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वाह, ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। हाँ, ये दिखाता है कि समाज की संरचना उतनी सरल नहीं थी जितनी हम कभी-कभी सोच लेते हैं। उसमें अधिकारों और नियमों की कई परतें थीं। अच्छा, सप्तांग सिद्धांत में आपने मित्र यानी सहयोगियों का जिक्र किया था। तो एक मजबूत खजाना और सेना राज्य को अंदर से और सीमाओं पर सुरक्षित रखते थे। लेकिन उन सीमाओं के पार के राज्यों से निपटने का क्या तरीका था? क्या विदेश नीति जैसी कोई चीज थी? बिल्कुल थी, और बहुत ही सोची समझी विदेश नीति थी। कौटिल्य इसके लिए मंडल सिद्धांत देते हैं। ये भू राजनीति का एक बहुत ही व्यवहारिक और कह सकते हैं थोड़ा सिनिकल मॉडल है। मंडल सिद्धांत ये कैसे काम करता है? ये एक चक्र या मंडल की तरह है जिसके केंद्र में आप यानी आपका राज्य है। कौटिल्य कहते हैं कि आपका जो पड़ोसी देश है वो स्वाभाविक रूप से आपका दुश्मन अरी होगा, क्योंकि आपकी सीमाएं मिलती हैं और हितों का टकराव होता है। लेकिन आपके पड़ोसी का जो पड़ोसी है वो आपका स्वाभाविक दोस्त, मित्र होगा, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बिल्कुल। इसी तरह ये चक्र आगे बढ़ता जाता है। ये सिद्धांत राजा को सलाह देता है कि उसे अपने चारों ओर के राज्यों के इस चक्र को समझना चाहिए और उसी के हिसाब से संधि, विग्रह यानी युद्ध या फिर तटस्थता की नीति अपनानी चाहिए। तो ये शतरंज की बिसात की तरह है। आपको हमेशा 2-3 चाल आगे की सोचनी पड़ती है कि कौन आपका दोस्त बन सकता है और कौन दुश्मन। एकदम सही। ये बहुत ही यथार्थवादी और रणनीतिक सोच है। ठीक है, तो हमारे पास एक राज्य है, एक सेना है, विदेश नीति है, लेकिन राज्य के अंदर क्या होता था? जब दो लोगों में कोई विवाद होता या कोई अपराध होता तो न्याय कैसे मिलता था? शुरुआती दौर में तो राजा ही सबसे बड़ा जज होता था, लेकिन जैसे जैसे राज्य बड़े और जटिल हुए, एक व्यवस्थित न्याय प्रणाली विकसित हुई। अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्रों में दो तरह की अदालतों का जिक्र मिलता है। धर्मस्थीय अदालतें जो सिविल मामलों को देखती थीं, जैसे संपत्ति, शादी या कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े विवाद, और दूसरी थीं कंटक शोधन अदालतें जो क्रिमिनल मामलों और राज्य के खिलाफ अपराधों से निपटती थीं। लेकिन क्या ये अदालतें धर्मस्थीय और कंटक शोधन सिर्फ कागज पर ही इतनी व्यवस्थित थी या हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि ये सच में आम लोगों के लिए काम करती थी? स्रोतों से पता चलता है कि ये एक कामकाजी व्यवस्था थी। इन अदालतों में बाकायदा प्रक्रियाएं होती थीं, गवाहों से पूछताछ की जाती थी, सबूतों की जांच होती थी और फैसले लिखित कानूनों के आधार पर दिए जाते थे। हाँ, व्यवस्था पूरी तरह से निष्पक्ष रही होगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि उसमें वर्ण और सामाजिक स्थिति का प्रभाव भी पड़ता था, लेकिन एक संरचित प्रणाली मौजूद थी। आपने लिखित कानूनों का जिक्र किया। क्या पूरे भारत में एक ही तरह के कानून थे या उनमें क्षेत्रीय भिन्नताएं भी थीं? बहुत बड़ी भिन्नताएं थीं, खासकर संपत्ति के उत्तराधिकार जैसे मामलों में। और यहीं पर हिंदू कानून की दो प्रमुख विचारधाराओं का जिक्र आता है जिनका असर आज तक दिखाई देता है, मिताक्षरा और दायभाग। ये क्या है और इनमें क्या फर्क है? ये दोनों विचारधाराएं पैतृक संपत्ति के बंटवारे के नियमों की अलग अलग व्याख्या करती हैं। मिताक्षरा विचारधारा, जो बंगाल और असम को छोड़कर लगभग पूरे भारत में प्रचलित थी, वो कहती है कि बेटे को अपने पिता की पैतृक संपत्ति में जन्म से ही अधिकार मिल जाता है। जन्म से ही? हाँ, पिता के जीवित रहते हुए भी बेटा अपना हिस्सा मांग सकता है। अच्छा, तो जन्म लेते ही हकदार बन गए। और दाय भाग में क्या था? दाय भाग विचारधारा, जो बंगाल और असम में मानी जाती थी, इसकी ठीक उलट है। ये कहती है कि बेटे को संपत्ति पर अधिकार पिता की मृत्यु के बाद ही मिलेगा, उससे पहले नहीं। जब तक पिता जीवित है, संपत्ति का एकमात्र स्वामी वही है। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा। और कानून की इन दो अलग अलग व्याख्याओं ने न सिर्फ मध्ययुगीन और औपनिवेशिक भारत, बल्कि आज के आधुनिक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को भी गहराई से प्रभावित किया है। ये दिखाता है कि ये प्राचीन कानूनी बहसें कितनी स्थायी विरासत छोड़ गई हैं। तो इन सभी स्रोतों को एक साथ देखने पर एक बड़ी तस्वीर उभरती है। यह कहानी शुरू होती है
इस सवाल से कि राज्य की जरूरत क्यों है। फिर ये बताती है कि राज्य के अंग क्या हैं, और अंत में यह दिखाती है कि वो राज्य टैक्स, विदेश नीति और कानून के जरिए काम कैसे करता है। बिल्कुल, मुख्य बात यही है कि शासन का विकास कैसे हुआ, परामर्श पर आधारित छोटी-छोटी सभाओं से लेकर एक अत्यधिक संरचित नौकरशाही वाले साम्राज्य तक। लेकिन उस विशाल साम्राज्य के भीतर भी हमें सिर्फ ताकत और नियंत्रण नहीं दिखता, हमें संहिताबद्ध कानून, संपत्ति के अधिकार और विदेश नीति जैसे जटिल राजनीतिक विचार भी दिखाई देते हैं। यह व्यवस्था और सिद्धांतों की भी कहानी है। इस पूरी चर्चा से मेरे मन में एक आखिरी सवाल उठ रहा है। इन स्रोतों में एक तरफ तो राजा के दैवीय लगभग असीमित अधिकार की बात की जा रही है, और दूसरी तरफ उसे धर्म, नियमों और सप्तांग जैसे सिद्धांतों के दायरे में रहने की सलाह दी जाती है। ऐसा लगता है कि शासक की व्यक्तिगत शक्ति और व्यवस्था के नियमों के बीच हमेशा एक खिंचतान चलती रहती थी। क्या शासक और कानून के बीच का ये प्राचीन तनाव आज भी दुनिया भर में शासन को लेकर होने वाली बहसों में किसी न किसी रूप में मौजूद नहीं है?